नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सुबह से शाम तक आप दुनिया भर की खबरें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो खबर आपको लगती है कि ये असल खबर है और इस खबर से मुझे खबर का नजरिया समझ आया, इस खबर ने मुझे सच से रूबरू करवाया, वही तो असली खबर होनी चाहिए। और इसी के लिए हमारी ये कोशिश रहती है कि खबरों को जड़ तक आप तक समझाया जाए, ताकि आपको सिर्फ खबर न मिले, आपको काम की जानकारी भी मिल सके। तो आइए क्लियर कट खबरों को जानते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले आज बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आज देवभूमि में सबसे बड़ा दांव चला गया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल पेश किया गया। उत्तराखंड के यूसीसी में खास क्या है, कैसे ये यूसीसी का दाव 2024 में चुनाव में प्रभाव डालने वाला है और आगे किन राज्यों का यूसीसी को लागू करने का प्लान है, पूरी डिटेल कहानी आप तक पहुंचाऊंगी। और इसके बाद बात होगी एक सर्वे की, जिसमें यह बात फिर से साबित हुई है कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। क्या है सर्वे की रिपोर्ट और भारत में कौन से नंबर पर है ये, पूरी जानकारी इसकी आपको दूंगी। बात पाकिस्तान की भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव है, लेकिन इसकी चिंता आखिर अमेरिका को क्यों है। पाकिस्तान में आतंकी चुनाव लड़ रहे हैं। लश्कर सरगना हाफिज सईद का बेटा इलेक्शन में प्रचार कर रहा है और 2 दिन बाद होने वाले चुनाव में पाकिस्तान कौन सी चाल चलने वाला है, इसकी खबर भी आपके सामने 9 PM स्पेशल में होगी। लेकिन सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की पूरी ABCD आज समझाने की कोशिश की जाएगी। इस मुद्दे पर आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि समान नागरिक संहिता विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा में आज टेबल्ड कर दिया गया। देवभूमि उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बन सकता है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पेश कर दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करते ही विधानसभा में विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास का युगांतकारी घटनाक्रम बताया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है। 202 पन्नों के इस विधेयक में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? विवाह और तलाक। दूसरा भाग है उत्तराधिकार पर और तीसरा भाग है लिव इन रिलेशनशिप पर। तो चौथे पार्ट में कानूनी प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक को पेश करने से पहले 2,33,000 लोगों से राय मशवरा किया गया। राज्य के करीब 10% परिवारों से इसको लेकर संवाद किया गया। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी हुई 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी ने 72 बैठकें की और इस विधेयक में पारंपरिक रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। साथ ही पूरी तरीके से महिलाओं पर सेंट्रिक नजर आया। 2 फरवरी को 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 4 फरवरी को 740 पन्नों के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिली और आज यानी कि 6 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि राज्य के सभी लोगों को समान अधिकार मिले। आखिर उत्तराखंड के यूसीसी में क्या है, क्या इसमें खास पॉइंट्स हैं जिससे आपको इस कानून को समझने में आसानी होगी, उनको आपके सामने रख देती हूं। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। विवाह के समय पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों को तलाक का समान अधिकार मिलेगा और तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेंगे जब तक विवाह की अवधि 1 साल ना हो चुकी हो, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट इस कानून में है। वो क्या है? हलाला, इद्दत और 3 तलाक अपराध की श्रेणी में रहेगा, यानी कि पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। और इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को डिक्लेयर करना, यानी कि उसके लिए रजिस्टर करना, जानकारी देना जरूरी होगा।
लिव इन रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराया तो 10,000 का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप में अगर बच्चा पैदा होता है तो संपत्ति में भी उसको समान अधिकार मिलेगा और एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना अपराध माना जाएगा। महिला के दोबारा से विवाह में कोई शर्त इसमें नहीं होगी और शादी का रजिस्ट्रेशन इसमें अनिवार्य रहेगा। अब उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा, यानी कि संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच बराबरी का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नियमों के खिलाफ तलाक लेने में 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान है, यानी कि वो जो 1 साल की बाउंडेशन है तब तक आप तलाक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यूसीसी अगर लागू हुआ तो क्या होगा? हर धर्म में, इस बात को नोटिफाई करिएगा, हर धर्म में, किसी एक धर्म विशेष की इसमें बात नहीं है, हर धर्म में शादी और तलाक के लिए एक ही कानून रहने वाला है। यानी कि जो कानून हिंदुओं के लिए है वही मुस्लिमों के लिए है, वही सिख और ईसाइयों के लिए भी है। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा किसी भी धर्म का व्यक्ति। मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहने वाली है इस कानून के लागू होने के साथ ही। भारत में फिलहाल क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है। 2 तरह के कानून हैं। एक क्रिमिनल लॉ है जो कि अपराध के बारे में होता है, वो सभी धर्मों पर एक समान लागू होता है, यानी कि क्रिमिनल लॉ भी अभी तक सबके लिए एक रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। दूसरा क्या है? सिविल लॉ, जिसके बारे में स्थिति बहुत अलग है। वो कैसे, आप जरा ये भी समझिए। भारत में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदियों के लिए अलग पर्सनल लॉ है। और यही वजह है कि मोदी सरकार इसको पूरे देश में लागू करने का मन बना चुकी है और इसीलिए इसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसकी शुरुआत उत्तराखंड यानी कि देवभूमि से हो चुकी है। एक समान कानून पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। उत्तराखंड में यूसीसी पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जनजाति महिलाओं को बिल से दूर क्यों रखा गया। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार यूसीसी क्यों नहीं लेकर आती है, क्यों ये एक राज्य सेंट्रिक हो चुका है। दरअसल आज शाम को 6 बजे के कार्यक्रम दहाड़ में हरीश रावत से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने इसको लेकर कई सवाल उठाए। क्या क्या उन्होंने कहा, डिटेल में एक एक कर आपको सुनवाऊंगी। लेकिन इधर बीजेपी उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश करने को ऐतिहासिक कदम बताती है। धामी सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने यह कहा कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए यह बिल लाया गया है और उत्तराखंड राज्य नजीर बनकर सबके सामने है। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार की भूमि से जहां भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। विरोध वो कर रहे हैं जो बिल को समझ नहीं पाए हैं। अब बिल का जैसे अध्ययन करेंगे, काफ़ी मोटा बिल है, जैसे इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि और भी देशों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर यूसीसी है, आपके टर्की के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर ये बिल लागू है। तो निश्चित रूप में जो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, वो इस बिल की कामना करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे ज्यादा अगर कोई खफा है, कोई नाराज है, तो वो विपक्ष के मुस्लिम नेता, समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कहते हैं कि कुरान पाक में जो हिदायत दी है उससे अलग कुछ मंजूर नहीं। और इसका जवाब बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी आम लोगों की जरूरत है और इसे यूपी में भी जल्द ही लागू किया जाएगा। इसका मसौदा आने दिए, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई भी वो कानून जो कुरान पाक ने मुसलमानों को हिदायत दी है जिससे और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ का कोई कानून बनता है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं हैं। हम नहीं मान सकते।
हमारा जो कुरान पाक ने हमें हिदायत दी है, चाहे लड़कियों को हम पिछले 1450 साल से पैतृक संपत्ति में हिस्सा दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। वो कुरान में वो हिदायत उस वक्त दी गई थी कि लड़की को इतना हिस्सा है और लड़के का इतना हिस्सा दिया जाएगा। उसे आप तब्दील करें, या आपके पास क्या कोई शिकायतें आई हैं? क्यों तब्दील कर रहे हैं? क्या आज तक देश चल नहीं रहा है पुराने कानूनों से? जरूरत क्या ऐसी पड़ गई? बात करेंगे अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने इसको टेबल किया है और इसको लागू भी करेंगे वो, और हम ऐसे ही अन्य राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश में भी हम इसको लाएंगे, क्योंकि देश की ज़रूरत है, हम आम जन की ज़रूरत है। क्योंकि एक कानून के तहत जब हम सारे चलते हैं तो तमाम सारे विवाद भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे विवाद जो उत्पन्न रहते हैं वो अगर एक देश एक कानून नहीं होता है तो इस वजह से तमाम सी चीज़ें निकल कर आती हैं। इसमें तमाम चीज़ों को अलग भी रखा गया है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को समायोजित किया गया है, लेकिन जो कानून आपके लिए है वही मेरे लिए है, वही इनके लिए है। तो देश के हित में, प्रदेश के हितों में और खासकर देश हित में यूसीसी बहुत जरूरी है। तो आपने बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनी, समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, और अब आपको विपक्ष में सबसे मजबूत कांग्रेस को भी सुनना चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आखिर यूसीसी की उत्तराखंड में खिलाफत क्यों कर रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुनिए। भाजपा के अपने पुराने एजेंडे में, जनसंघ के दिनों के एजेंडे में ये सम्मिलित था, इसके आधार पर वोट मांगते रहे थे। तो केंद्र सरकार ने टोकनिज्म का सहारा लेने के लिए, एक प्रतीकात्मकता का सहारा लेने के लिए उत्तराखंड को छांटा, इस छोटे से राज्य को छांटा, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी सहर्ष इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया। उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है और ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर अब तो विधेयक पेश हो गया सदन के अंदर। तो इसमें हमारा मानना ये है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राज्य का अलग नहीं हो सकता, टुकड़ा टुकड़ा कोड नहीं हो सकता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये सारे देश के लिए एक होना चाहिए था। इसमें केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए थी। इससे कई तरीके की विसंगतियां खड़ी हो जाएंगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इसके साथ ही एक देश एक कानून की बात होती है, तो केंद्र सरकार को इसके लिए पहल करनी होगी। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो हरीश रावत की तरफ से की गई, वो ये कहा गया कि 8% के खिलाफ ये बिल लाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में मुस्लिमों की आबादी 8% है और हरीश रावत कहते हैं कि उन्हीं को टारगेट इस बिल के जरिए किया जा रहा है। यूसीसी बिल के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु भी खुलकर सामने आ चुके हैं। खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस बिल पर सवाल उठाए और उन्होंने ये कहा कि संविधान सभी मजहब के मानने वालों को धार्मिक आजादी का अधिकार देता है और इसे कैसे छीना जा सकता है। इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में, तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है, और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? तो देश में इस समय समान नागरिक संहिता को लेकर लंबी बहस छिड़ी है। उत्तराखंड को मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी का ये दांव कितना काम आएगा और आम चुनाव से पहले ये बीजेपी की रणनीति का क्या हिस्सा है। फिलहाल आजादी के बाद उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। हालांकि पुर्तगाली शासन के दिनों से गोवा में भी यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात
और असम समेत देश के ऐसे कई बीजेपी शासित राज्य हैं जहां उत्तराखंड यूसीसी को एक मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा इनकी तरफ से जाहिर कर दी गई है। इसी बीच राजस्थान के मंत्री हैं कन्हैया लाल। यूसीसी पर उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। कन्हैया लाल ने कहा कि राजस्थान में भी यूसीसी को जल्दी लागू कर लिया जाएगा। मौजूदा या फिर आने वाले सत्र में इस पर चर्चा संभव है। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में यूसीसी समान नागरिक संहिता वाला पास कर दिया। राजस्थान में क्या स्थिति है, आप क्या चाहते हैं, उसका समर्थन करते हैं? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। इसके लिए आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा एग्रेसिव है, हम तो फिर कम है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। आपको लगता है कि जो भी मौजूदा सत्र चल रहा है उसमें इस बारे में कोई चर्चा होगी? मौजूदा सत्र के अंदर भी चर्चा करेंगे और हो सकता है इसमें समय कम मिले तो आने वाले जो सत्र आएगा जून जुलाई के अंदर, उसके अंदर 100% को लाएंगे। थैंक यू। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है और इस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। और इसी अनुच्छेद का हवाला देकर देश में यूसीसी लागू करने की मांग उठाई जा रही है। अब सवाल यह है कि मोदी राम मंदिर के बाद यूसीसी वाला दांव 2024 से पहले चलेगी। पीएम मोदी अपने भाषण में कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र भी कर चुके हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो जिस तरीके से बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से राम मंदिर का निर्माण था, 370 को हटाना था, वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमेशा से शामिल रहा है। मोदी सरकार जो अपने कड़े फैसलों के लिए हमेशा से जानी जाती रही है, पहले 2 फैसलों के बाद यह माना जा रहा था कि मोदी सरकार बहुत जल्द यूसीसी का दांव चलने वाली है, जिसमें उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या आने वाले वक्त में और 2024 से पहले यूसीसी का दांव बीजेपी शासित राज्यों में भी देखने को मिलेगा और केंद्र सरकार इसको लेकर क्या पहल करती है, यह देखना होगा, जिसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी कई बार पहले भी दे चुके हैं और इसको अलग अलग मंच से दोहराते भी रहे हैं। बीजेपी के 3 प्रमुख मुद्दे जिसका मैंने अभी जिक्र किया, राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा। ये दोनों वादे बीजेपी ने पूरे कर लिए हैं और अब सिर्फ बचा है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए जो कि दोनों ही सदनों से पास हो चुका है। बस अब उसके लागू होने की देरी है और इस बात का इंतजार है कि कब इस कड़ी में भी सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आती है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की ही बात करेंगे। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हैं और इसी बीच एक और रिपोर्ट अब सामने आई। वो ये क्या है कि जनता को मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा है, यानी कि भरोसे वाली सरकार कोई है तो वो है मोदी सरकार। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और रिपोर्टिका के सर्वे के मुताबिक भारत की 64% जनता ये मानती है कि देश की सरकार अपने नागरिकों के प्रति पारदर्शी और जवाबदेही है, यानी कि जो भी प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपा नहीं है
और अकाउंटेबल भी है। और इसमें भारत सबसे आगे है। भारत के बाद जर्मनी का नंबर आता है और जर्मनी के 38% लोग ये मानते हैं कि उनकी सरकार अपने नागरिकों के प्रति पारदर्शी और साथ ही जवाबदेह भी है। जर्मनी के बाद जापान के 37%, अमेरिका के सिर्फ 11% लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा है। अब चीन की बात करें तो सिर्फ 4% जनता है जो कि शी जिनपिंग पर भरोसा करती है या फिर यह मानती है कि सरकार अपने नागरिकों के प्रति पारदर्शी और साथ ही जवाबदेह भी है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में 76% के साथ टॉप पर बने हुए हैं और यह सिलसिला अनवरत लगातार जारी है। आइए अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए अंतरिम बजट पेश किया और यकीन मानिए कि इस बजट में इतने जीरो हैं कि कंगाल पाकिस्तान शायद गिन ही ना पाए। लेकिन फिर IMF और दूसरे देशों से मिलने वाली खैरात पर जिंदा पाकिस्तान ना तो कश्मीर पर प्रोपेगेंडा खत्म करने से बाज आता है और ना ही आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार है, वो भी तब जबकि वो ये जानता है कि उसकी इस आतंक परस्त नीति ने देश का दिवाला निकाल दिया है और उसकी थू-थू पूरी दुनिया में होती है। और इसीलिए अब संसद ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा के विदेश मामलों की कमेटी ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में सरकार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ध्यान देने और कड़ा एक्शन लेने की जरूरत बताई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है बल्कि भारत से सटी हुई सीमा पर हालात बिगाड़ने में भी जुटा हुआ है। कमेटी ने यह कहा कि भारत सरकार को डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए पड़ोसी मुल्क की आतंक परस्ती को एक्सपोज करना चाहिए और पाकिस्तान के आतंक कनेक्शन को दुनिया के सामने रखना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जमीनी रास्तों का नहीं बल्कि समुद्री रास्तों का भी इस्तेमाल कर रहा है और भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत करनी चाहिए। काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स नाम की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से गहरे रिश्तों के बारे में भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश की सुरक्षा और पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान के ऐसे आतंकी नेटवर्क को तबाह करना ही होगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भारत की आतंक से जंग के बारे में भी लिखा गया है। रिपोर्ट यह कहती है कि भारत 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पीड़ित रहा है और आज इससे निपटना जरूरी है।